बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो डीजल जनरेटर्स के हवाले से किसी भी पोजीशन पर या किसी भी फील्ड में इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं या इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं। तो जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर टेक्नीशियन, अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं या इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या पावर प्लांट इंजीनियर या पावर प्लांट ऑपरेटर, कंट्रोल रूम ऑपरेटर, पावर जनरेशन से रिलेटेड, डीजल जनरेटर से रिलेटेड कोई भी आपकी फील्ड है, तो डीजल जेनसेट के हवाले से इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर पे आज हम बात करेंगे। हमने टॉप 10 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में सेलेक्ट किए हैं मैकेनिकल साइड पर, यानी कि डीजल इंजन साइड पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल साइड के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीजल जेनसेट में हमारे पास दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, यानी कि डीजल इंजन और अल्टरनेटर। तो डीजल इंजन के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, तो आज हम इंशाल्लाह तफसील से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, मगर आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो मालूमात है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा आपको इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जनरेटर के हवाले से तो सबसे पहले आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जनरेटर के हवाले से जब भी इंटरव्यू होता है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ जनरेटर, कि जनरेटर क्या है। तो जनरेटर के बारे में तो आप जानते हैं कि हम पहले भी बता चुके हैं। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है कि ऐसी मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम जनरेटर कहते हैं। वो मैकेनिकल एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब जब स्पेसिफ़िकली हम बात करेंगे डीजी की, यानी डीजल जनरेटर की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी मशीन जो डीजल इंजन के ज़रिए से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। किस तरह कि हमने एक डीजल इंजन के साथ अपना जनरेटर या अल्टरनेटर कपल किया हुआ होता है। तो इस डीजल इंजन को जो इनपुट चाहिए वो क्या है, वो फ्यूल है, यानी कि डीजल है। तो जब हमने इसको डीजल दिया, अच्छा इसके अलावा भी इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसकी जो मेन इनपुट कहलाएगी वो हमारी फ्यूल होती है, यानी फ्यूल लाइक अ फूड। तो जब भी हम इसको फ्यूल देंगे ये डीजल पर काम करेगा, इंजन अल्टरनेटर को घुमाएगा, घुमाने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डीजल जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो डीजल इंजन के ज़रिए से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, उसको हम डीजल जनरेटर कहते हैं। और अगर ख़ाली जनरेटर की बात की जाएगी तो उसकी डेफिनेशन यही होगी कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो पहला क्वेश्चन तो सबसे पहले यही पूछा जाता है। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील का नाम तो सबने सुना हुआ होता है और फ्लाई व्हील के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात सबको होती है, लेकिन इसका जो मेन पर्पज़ है इंजन में वो क्या क्या है ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है कि इंजन में या जनरेटर के अंदर जो हमारा फ्लाई व्हील यूज़ किया जाता है उसका क्या क्या जो है काम है। तो देखें, सबसे पहले तो इसका जो काम है वो है मेंटेन द रोटेटिंग मास, यानी जिसको हम इनर्शिया कहते हैं, कि जब इंजन घूमता है तो उसको घूमने में इससे एक मदद मिलती है, क्योंकि ये फ्लाई व्हील जो है वो उसको एक रोटेटिंग मास प्रोवाइड करता है, यानी कि बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमारे फ्रंट साइड पर एक डैम्पर लगा हुआ होता है और रेयर साइड पर फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है, तो ये दोनों तरफ से हमें एक बैलेंसिंग मिलती है इंजन को घूमने में और घूमने में मदद मिलती है। यानी कि ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आपने धक्का दिया किसी चीज़ को, अब वो घूमे जा रही है घूमे जा रही है। तो फ्लाई व्हील एक घूमने में जो है वो मदद प्रोवाइड करता है इंजन को। दूसरा इसका जो मकसद है, प्रोवाइड रिंग गियर फॉर स्टार्टिंग पर्पज़। तो इसके ज़रिए से हम इंजन को स्टार्ट करवाते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग मोटर हमारी एयर स्टार्ट टाइप की हो या बैटरी से स्टार्ट होने वाली हो, इलेक्ट्रिकल मोटर हो, डीसी मोटर। तो उसके जो रिंग होते हैं जिसको हम पिनियन कहते हैं, रिंग गियर, तो वो इसके साथ अटैच होकर इंजन को घुमाती है। तो ये फ्लाई व्हील में रिंग गियर जो है वो लगे हुए होते हैं जो कि स्टार्टिंग मकासद के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर ये प्रोवाइड टीथ फॉर मेजरिंग स्पीड, यानी कि इसी के ऊपर हमने टीथ लगाए हुए होते हैं जहाँ से हम स्पीड मेजर करते हैं, यानी कि आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आरपीएम जो हम मेजर करते हैं वो एमपीयू के ज़रिए करते हैं, वो एमपीयू इसी के साथ लगा हुआ होता है, वो इन टीथ की मदद से ही जो है स्पीड को काउंट करता है। एमपीयू पे हमने डिटेल से वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। फिर ये कि प्रोवाइड स्पेस फॉर कपलिंग। तो जो हमारे अल्टरनेटर की कपलिंग है, जो इंजन के साथ कपल होना है, वो फ्लाई व्हील के ऊपर ही लगाई जाती है। तो इसमें उसकी भी जगह होती है, यानी कि जो हमारी कपलिंग के बोल्ट वगैरह हैं वो हमारे फ्लाई व्हील पर ही टाइट होते हैं।
तो इसके ज़रिए से हमारा इंजन और जनरेटर आपस में कपल हो जाते हैं। तो जब इंजन घूमेगा, फ्लाईव्हील घूमेगा, तो फ्लाईव्हील के साथ हमारा अल्टरनेटर घूमेगा। तो इस तरह ये हमने 4 पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर लिए। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी इंटरव्यू में फ्लाईव्हील के हवाले से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि ल्यूब ऑयल का हमारे इंजन में, डीजल इंजन में या किसी भी इंजन में क्या मकसद होता है, तो इसका कोई एक काम नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि चूँकि इसका नाम ल्यूब ऑयल है तो इसका काम सिर्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है। सबसे पहले नंबर पे तो लुब्रिकेशन ही है, यानी कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। जहाँ पे भी हमारे जो पार्ट्स हैं वो रगड़ खा रहे हैं वहाँ पर उनको बाकायदा जो है वो एक आसान रास्ता फराहम करना। दूसरा, रिड्यूस फ्रिक्शंस। तो फ्रिक्शंस जहाँ हो रही होती हैं रगड़ खाने की वजह से, इससे लॉसेस होते हैं हमारे इंजन में, उसको ये मिनिमाइज़ कर देता है, यानी रिड्यूस कर देता है। दूसरा काम इसका ये होता है। तीसरा काम इसका कूलिंग प्रोवाइड करना भी होता है। तो कूलिंग प्रोवाइड किस तरह करता है कि ऑयल जो है वो हीट एक्सचेंज करता है, यानी कि जो मेटल पार्ट्स हैं जो इंजन के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ऑयल जा रहा है उनकी हीट ये अपने अंदर लेता है। उसके बाद जब ये गर्म होता है तो ये, क्योंकि ये सर्किट में ट्रैवल कर रहा होता है, तो फिर ये ऑयल कूलर में जाता है, वहाँ जाके ये कूल हो जाता है, हीट एक्सचेंज कर लेता है, अपनी हीट जो है वो पानी में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर पानी जो है वो हमारे रेडिएटर में जाकर कूल हो जाता है। तो इस तरह ऑयल जो है वो कूलिंग का काम भी कर रहा होता है हमारे इंजन के अंदर। चौथा, इसका मकसद क्लीनिंग भी है। क्लीनिंग किस तरह है, यानी कि जितने भी हमारे अंदर जो पार्ट्स हैं इंजन के, वो जब फ्रिक्शन हो रही है वहाँ पर एक दूसरे के साथ रगड़ खा रहे हैं, तो वेयर एंड टेयर की सूरत में छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल्स आते हैं, जो कि हमारा ऑयल अपने अंदर ले लेता है उनको, और उसके बाद वो जो है लूब ऑयल में यानी कि सम्प की तरफ चले जाते हैं। तो यही वजह है कि हमें एक टाइम के बाद, जो स्पेसिफिक टाइम होता है वो मैन्युफैक्चरर बताते हैं हमें कि कितने टाइम बाद हमें ऑयल रिप्लेस करना चाहिए। तो कुछ इंजन में 250 आवर्स, कुछ में 500, कुछ में 1000। तो ये रिप्लेस ही इसलिए किया जाता है कि ये जो है ख़राब हो जाता है एक टाइम के बाद, उसके बाद फिर हमें नया ऑयल डालना होता है। तो यानी कि ये इंटरनली जो है हमारे इंजन में क्लीनिंग भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसके ये 4 मकासद आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कूलेंट की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कूलेंट क्यों यूज़ किया जाता है इंजन के अंदर, यानी कि ऐसा क्यों नहीं है कि सिर्फ हम पानी यूज़ कर लें, तो कूलेंट के क्या क्या काम है। सबसे पहले तो ये एंटी हीट है, यानी कि ये ओवर हीटिंग से बचाता है हमारे सिस्टम को, हमारे इंजन को। दूसरा, ये एंटी रस्ट भी है, यानी कि ये प्रिवेंट करता है, प्रोवाइड करता है फ्रॉम रस्ट, कोरूजन, स्केलिंग, जितनी भी जो है इस तरह की चीज़ें हमारे सिस्टम में आ रही हैं उनको एक तरफ कर देता है और अपने अंदर ले लेता है। जिस तरह ऑयल जो है वो सफाई कर रहा होता है, तो ये भी क्लीनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे सिस्टम में। उसके बाद इसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक रनिंग आवर्स, मसलन 2000 घंटे, 3000 घंटे, उसके बाद इसको हमें रिप्लेस करना होता है कूलेंट को। तो उसका भी यही मकसद होता है कि जितनी भी रस्ट, कोरूजन वगैरह हमारे सिस्टम में आ रही है वो सब जब हमें रिप्लेस करें तो इसके ज़रिए से निकल जाए। तो ये हमारे सिस्टम को, यानी कि इंजन को ओवर हीटिंग से और रस्ट वगैरह से प्रिवेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर इसका एक और मकसद है एंटी फ्रीज़, यानी ये एंटी फ्रीज़ भी है, यानी कि ये सिर्फ ओवर हीटिंग से नहीं बचाएगा बल्कि ये उसको जमने से भी बचाएगा। हमारे जो जैकेट वाटर चल रहा है इंजन में, तो जहाँ पर माइनस में जाता है टेम्परेचर, तो पाकिस्तान के ही बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नेगेटिव में चले जाता है टेम्परेचर। इसी तरह दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, तो वहाँ पर इसका एक मकसद ये भी होता है कि ये कूलेंट को जमने से बचाए और गर्मियों के सीज़न में जो है वो ओवर हीट होने से बचाए। तो इसके जो मेन 3 मकासद हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि कूलेंट क्यों यूज़ किया जाता है तो आप ये बता सकते हैं। अब हम जो है वो 5वें क्वेश्चन पर आ गए हैं, यानी कि टर्बो चार्जर। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टर्बो चार्जर का क्या क्या काम है हमारे इंजन के अंदर, तो सबसे पहले ये समझ लें कि टर्बो चार्जर का जो मेन पर्पज़ है वो है इंक्रीज़ द इंजन एफिशिएंसी और पावर, यानी कि ये इंजन की पावर को बढ़ा देता है, या ये कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। किस तरह कि ये बूस्ट द एयर फ्रॉम इनटेक एंड प्रोवाइड मोर एयर टू द सिलेंडर्स। ये क्या करता है, जो हमारी एयर आ रही है वो एयर तो बगैर टर्बो चार्जर के भी आ रही है, एयर फिल्टर्स के ज़रिए जो हम इंजन को देते हैं, तो ये उसी एयर को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, यानी कि कंप्रेस कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है। उसके बाद ये हमारे सिलेंडर्स को प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है। तो ये काम किस तरह कर रहा है, बेसिकली टर्बो चार्जर के 2 मेन हिस्से हैं, एक टरबाइन कहलाती है एक साइड और दूसरी साइड कंप्रेसर कहलाता है।
और इनके बीच में इम्पेलर होता है, जिसको हम शाफ्ट या कार्ट्रिज वगैरह का नाम देते हैं। होता ये है कि जो हमारा इंजन चल रहा है तो उसका जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट तो ऑलरेडी निकल रही है, उसी पर हमने टरबाइन साइड लगा दी है। तो ये एग्जॉस्ट के प्रेशर से घूम रही है, और जब ये घूम रही है तो दूसरी साइड भी घूम रही है, शाफ्ट क्योंकि बीच में लगी हुई है। तो दूसरी साइड पर जो है हमने एयर इनटेक दे दी है, जो हमारे एयर फिल्टर्स वगैरह से होती हुई आ रही है बूस्ट पाइप के ज़रिए। तो यहाँ से एग्जॉस्ट आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है, एग्जॉस्ट इसको घुमा रही है, एयर को ये कंप्रेस कर रहा है, और कंप्रेस करने के बाद ये अपनी आउटपुट दे रहा है, जो कि हमारे सिलेंडर हेड्स में जा रही है नीचे। तो जिसकी वजह से इसको हम टर्बो आउटलेट प्रेशर भी कहते हैं, जो हमारे टर्बो के बाद निकलता है। ये एयर इनटेक है, ये टर्बो आउटलेट प्रेशर है, जिसको हम बूस्ट प्रेशर भी कह रहे हैं, और ये एग्जॉस्ट आ रहा है हमारा। तो इस तरह हमारा टर्बो चार्जर काम कर रहा है और मोर एयर प्रोवाइड कर रहा है हमारे सिलेंडर्स को, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो टर्बो चार्जर का जो मेन काम है वो है इंजन की पावर को इंक्रीज़ कर देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। अगर ये पूछा जाता है कि हमारा जो डीजल इंजन है वो ब्लैक या वाइट स्मोक क्यों देता है, यानी कि एक्सेसिव ब्लैक स्मोक आना या एक्सेसिव वाइट स्मोक आना, उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होती हैं। तो ब्लैक स्मोक के पीछे जो रीज़न है बेसिकली वो है एक्सेसिव फ्यूल का फायर होना, यानी कि फ्यूल का ज़रूरत से ज़्यादा फायर होना, जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक देता है इंजन। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये हो सकती है कि हमारे इंजेक्टर फॉल्टी हो या हमारी एयर में रिस्ट्रिक्शन आ रही हो। तो एयर में रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होगा कि फ़िल्टर चौक हो सकते हैं हमारे एयर के। इसी तरह हमारा एयर शट ऑफ वाल्व वगैरह अगर लगे हुए हैं तो वो बंद होने की वजह से भी हमारा ब्लैक स्मोक आता है। अगर हमारे 2 वाल्व्स में से एक बंद हो जाए तो एक के ज़रिए एयर जारी होती है, जो कि उसके लिए इनफ नहीं होती। तो एयर रिस्ट्रिक्शन एयर के सिस्टम में, और फॉल्टी इंजेक्टर्स यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना इंजेक्टर्स का, जिसकी वजह से हमारा इंजन ब्लैक स्मोक की तरफ जाता है। वाइट स्मोक के पीछे क्या रीज़न है, सबसे पहले अनबर्न फ्यूल, यानी कि फ्यूल का प्रॉपरली फायर ना होना। तो इसके पीछे भी फॉल्टी इंजेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि इंजेक्टर का ही काम होता है फायरिंग। जो हमारा सिलेंडर हेड होता है वो क्रैक होने की वजह से भी वाइट स्मोक आता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हमारा हेड क्रैक होगा तो जो उसके साथ जैकेट वाटर की लाइन है वहाँ से कूलेंट जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा हमारे फ्यूल में, तो ये वाइट स्मोक देगा। दूसरी रीज़न ये होती है कि ऑयल मिक्स होने की वजह से भी हमारा वाइट स्मोक आता है, जब हमारा ऑयल मिक्स हो जाए फ्यूल के साथ। लेकिन उसका फ़र्क ये होता है कि अगर स्मोक को हम गौर से देखें तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लू या पर्पल शेड आता है उसमें। तो ये डिपेंड करता है हमारे मैकेनिक के ऊपर या मैकेनिकल इंजीनियर और टेक्नीशियन के ऊपर कि वो किस तरह उसको डायग्नोस करते हैं फॉल्ट को। चूँकि आम तौर पर ये पता नहीं चलता कि हमारा जो स्मोक है वो वाइट है या उसमें ब्लू शेड आ रहे हैं या पर्पल शेड आ रहे हैं, तो ये बहुत गौर से देखने के बाद पता चलता है। तो जब भी ऑयल मिक्स होगा फ्यूल में तो ब्लू शेड आएंगे वाइट स्मोक में, और अगर कूलेंट मिक्स होगा तो वाइट स्मोक आएगा। और कूलेंट मिक्स होने की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें से हमने एक बता दी कि हमारे हेड का क्रैक हो जाना, इंजेक्टर्स का फॉल्टी हो जाना, अनबर्न फ्यूल यानी इंजेक्टर्स जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं, तो उस सूरत में ब्लैक भी आ सकता है वाइट भी आ सकता है। तो इंजेक्टर्स तो दोनों सूरतों में। तो फ्यूल जो हमारा स्मोक है ब्लैक और वाइट, उसके पीछे ये रीज़न्स आप बता सकते हैं इंटरव्यू में। सातवां जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया वो है इंजन लॉसेस के हवाले से। अगर ये पूछा जाए इंटरव्यू में कि हमारे इंजन के अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस से पहले ये समझ लें कि लॉसेस का मतलब क्या है कि जितनी इनपुट हम इंजन को दे रहे हैं, मतलब 100% इनपुट हम दे रहे हैं फ्यूल की सूरत में, और हमें जो आउटपुट मिल रही है फाइनली जिससे हम जनरेटर को या अल्टरनेटर को घुमा रहे हैं वो 30% मिल रही है। तो 70% कहाँ गई, 70% एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है इंजन में। तो 70% जो लॉसेस हैं उनमें क्या क्या शामिल है, यानी कि एग्जॉस्ट की शक्ल में हमारी एनर्जी ज़ाया हो रही है, एग्जॉस्ट की जो हीट है उसकी शक्ल में डिसिपेट हो रही है एनर्जी। जिस तरह हमने ट्रांसफार्मर्स के लॉसेस वाली वीडियो में बताया था, इसी तरह डीसी मोटर के लॉसेस के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो जनरेटर के लॉसेस पे तो हमने बात नहीं की, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम इंजन साइड की बात कर रहे हैं। तो इंजन के अंदर जो मैकेनिकली लॉसेस हैं वो क्या क्या हैं, एग्जॉस्ट की हीट की सूरत में हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, ऑक्सिलरीज़ की सूरत में इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें वाटर पम्प, जैकेट वाटर पम्प, ऑयल पम्प, और इसके अलावा आफ्टर कूलर पम्प, जितनी भी अटैचमेंट्स हैं हमारे इंजन के साथ वो भी हमारी इंजन की एनर्जी को ज़ाया कर रही होती हैं। यानी कि ज़ाया का मतलब ये है कि चूँकि एक पंप अगर लगा हुआ है इंजन के साथ और वो गियर के ज़रिए घूम रहा है तो वो भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी इंजन से ले रहा है। इसी तरह हमारा चार्जिंग अल्टरनेटर हमने बेल्ट के साथ लगा दिया उसको पुली पे,
तो वो भी हमारी इंजन की कुछ ना कुछ एनर्जी को ले रहा है। तो इस तरह हमारी एनर्जी जो है वो ज़ाया हो रही है। फ्रिक्शन लॉसेस में ज़ाया होती है एनर्जी, कंबस्शन लॉसेस में ज़ाया होती है। तो ये हमारे इंजन के अंदर होने वाले मेन लॉसेस होते हैं। तो 70% तकरीबन हमारी जो है एनर्जी वो लॉस होती है। 30% या 25 से 30% के करीब हमें जो है वो फाइनली आउटपुट मिलती है, जिससे हम अपने जनरेटर को घुमाते हैं या कोई भी काम इंजन से लेते हैं। अब अगर ये सवाल पूछा जाए कि जो हमारा टर्बो चार्जर है वो रेड हॉट क्यों होता है, इसको हम टर्बो रेड हॉट होना भी कहते हैं और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का रेड हॉट होना। तो जब हम अंधेरे में थोड़ा सा देखते हैं, जब हमारा इंजन लोड पर हो तो ये बाकायदा रेड हो रहा होता है। तो ये अगर हम देखें कि हमारा एक्सेसिव लोड चल रहा है इंजन पर, यानी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चल रहा है या 100% तक चल रहा है, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। हमारे टर्बो जो है वो रेड हॉट होंगे और एग्जॉस्ट का जो मैनीफोल्ड है वो भी रेड हॉट होगा। लेकिन अगर हमारा लोड एक्सेसिव नहीं है तो क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं? इंजेक्टर्स का फॉल्टी हो जाना, लैक ऑफ सर्विसिंग यानी कि सर्विसेज मेंटेनेंस हमारी प्रॉपर नहीं हो रही है टाइम टू टाइम, डर्टी फ़िल्टर्स यूज़ करना, जैसा कि अक्सर होता है कि वही फ़िल्टर धो के लगा देते हैं, तो फ़िल्टर्स को टाइम पे रिप्लेस ना करना, डर्टी इंजेक्टर्स यानी कि इंजेक्टर्स हमारे ख़राब हैं या किसी और इंजन के हमने उठा कर लगा दिए हैं, तो भी रीज़न हो सकती है। एयर का रिस्ट्रिक्शन यानी एयर में वही रिस्ट्रिक्शन आ जाना, ये भी एयर फ़िल्टर चॉक होने की वजह से आएगी या एयर शट ऑफ वाल्व वगैरह की वजह से आएगी। तो वही सारी रीज़न हैं जो ब्लैक स्मोक की हैं। तो यहाँ पर हमारा टर्बो रेड हॉट होता है या एग्जॉस्ट का जो मैनीफोल्ड है वो रेड हॉट होता है। लेकिन अगर ये सब सही है तो हमें देखना होता है कि हम एक्सेसिव लोड तो नहीं चला रहे। अब अगर लोड भी हमारा सही है तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी होती है कि अक्सर हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारे इंजन पर कितना लोड है, क्योंकि हमारे जो जनरेटर है जो उसके पैरामीटर्स वहाँ पर आ रहे होते हैं एम्पेयर्स वगैरह, उससे हम बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी हमारा पावर फैक्टर जो है वो हमें देखना होता है कि लोड का जो पावर फैक्टर है वो कितना चल रहा है। तो पावर फैक्टर को अगर हम इग्नोर करेंगे और ख़ाली एम्पेयर्स के ज़रिए से या किलोवाट के ज़रिए से देखेंगे तो उसमें भी अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे इंजन पर जो लोड है वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक इंजन में चेक करने का तो तरीका ये है कि आप ईटी लगाएं या उसका सॉफ्टवेयर लगाएं, तो उस पर इंजन का लोड फैक्टर आ जाता है कि कितने % चल रहा है। लेकिन जनरेटर के ऊपर जो लोड है उससे इंजन को मेजर करना, इसमें बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसको हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारे इंजन पर एक्सेसिव लोड तो नहीं आ रहा किसी भी वजह से। तो अगर लोड नहीं है तो फिर इन सारी रीज़न्स में से कोई रीज़न हो सकती है। अगर ये सब सही है तो फिर हमें अपने लोड को देखना होता है। नवा क्वेश्चन हमारे पास है इंजन की सेफ्टीज़ के हवाले से, कि जो हमारे इंजन में प्रोटेक्शंस या सेफ्टीज़ होती हैं उनके सेट पॉइंट्स कितने पर एडजस्ट किए जाते हैं नॉर्मली, और कौन कौन सी सेफ्टीज़ होती हैं जिस पर इंजन को शट डाउन होना चाहिए। तो हमारी बेसिकली 3 जो है वो सेफ्टीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं कि हर इंजन में हो। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं लेकिन वो ऑप्शनल होती हैं, ये जो है वो कंपलसरी हैं। इसके ऊपर प्रैक्टिकली हम एक वीडियो बना चुके हैं पावर विज़र्ड पैनल के ऊपर के किस तरह हम सेफ्टीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ से सेट पॉइंट्स को चेंज करके। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पावर विज़र्ड की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इंजन की ओवर स्पीड की सेफ्टी होती है सबसे पहले कि इंजन का उसकी रेटेड स्पीड से ओवर हो जाना यानी कि शूट कर जाना। तो वो कितने पे एडजस्ट की जाती है नॉर्मली, कि जितनी भी इंजन की रेटेड स्पीड है उसका 117% यानी 117%। तो जितने भी अब आरपीएम बनेंगे, मसलन अगर 1500 आरपीएम रेटेड हैं तो 117% उसका जो बनेगा वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 1750 बन रहा है। तो 1750 1800 इसका सेट पॉइंट रखा जाता है कि इतनी स्पीड पर जाकर इंजन को फ़ौरन शट डाउन हो जाना चाहिए। उससे ऊपर जो है वो फिर डेंजरस हो जाती है इंजन के लिए भी और उस पर काम करने वाले लोगों के लिए भी। तो ओवर स्पीड का सेट पॉइंट लाजमी रखा जाता है। दूसरा हाई कूलेंट टेम्परेचर, यानी कि जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो कितना हाई हो जाए कि इंजन को उस पर शट डाउन हो जाना चाहिए, उससे ऊपर जो है फिर वो डेंजरस हो जाता है। तो वो सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें तो 107 और अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 225 होता है। तो नॉर्मली हमारे एरियाज़ में यानी कि मिडिल ईस्ट की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो ये सेट पॉइंट्स रखे जाते हैं। लो ऑयल प्रेशर, अब इंजन का ऑयल प्रेशर है वो हाई तो नहीं होता है क्योंकि उसको हाई करने के लिए इंजन की जो है स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, तो स्पीड का तो ऑलरेडी सेट पॉइंट है। तो इंजन की जो ऑयल प्रेशर की सेफ्टी वो हमेशा लो पर होती है कि वो कितना रिड्यूस हो और कितने पर जाकर इंजन को शट डाउन हो जाना चाहिए। उससे कम अगर हो जाए तो हमारे इंजन के लिए डेंजरस है। तो वो 30 PSI रखा जाता है। इसको अगर हम KPA में कन्वर्ट करेंगे तो 205 या 206 KPA बनता है।
और अगर बार में लेंगे तो 2 बार बनता है। तो ये हमारे इंजन की बेसिक सेफ्टीज़ हैं जो कि हर इंजन में लाजमी होती हैं या होनी चाहिए, और इनके जो सेट पॉइंट्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। अलबत्ता इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, मसलन आरपीएम को 120% किया जा सकता है, टेम्परेचर को 110 तक ले जाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है इंजन की कंडीशन के ऊपर, इंजन की मॉडल और रिक्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो हमने आपको बताई हैं। आखिरी और 10वां क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए आपसे कि डीज़ल इंजन की जो फ्यूल कंजप्शन है, यानी डीज़ल की जो कंजप्शन है, वो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो फार्मूले की मदद से जो कंजप्शन की वैल्यू आती है बेसिकली वो जो है वो पूरी तरह से फिट नहीं की जा सकती, क्योंकि इंजन जब पुराना हो जाए तो उसकी कंडीशन कुछ और होती है, जब नया होता है तो कुछ और होती है। तो फार्मूले की मदद से हम एक जो है वो करीब करीब पहुंच सकते हैं अंदाज़न, मगर एक्चुअल वैल्यू हमें कंजप्शन की नहीं पता चल सकती कि कितना फ्यूल हमारा इंजन जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि फ्यूल के इनलेट और आउटलेट पर हम गेज लगाते हैं कि कितना फ्यूल हमारे इंजन में जा रहा है और कितना फिर आउट में रिटर्न में आ रहा है। तो जितना गया है और उतना जो है वापस आया है रिटर्न में, उसको फिर हम माइनस कर लेते हैं। तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मसलन 1 घंटे में अगर 100 लीटर फ्यूल गया है हमारी जो इनलेट की लाइन है उसमें, और रिटर्न की लाइन में 50 लीटर आया है, तो इससे ये साबित हुआ कि 1 घंटे में हमारे इंजन ने 50 लीटर फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर लिया, जो कि एग्जॉस्ट वगैरह की सूरत में और लॉसेस की सूरत में निकल गया आगे। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि फ्यूल टैंक जो है उसमें हम चेक करें, मसलन उसमें मेजरिंग स्केल लगा हुआ होता है कि कितना फ्यूल जो है हमारा लीटर्स में या गैलन्स में मौजूद है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमने फ्यूल टैंक फुल किया है, उसके बाद हमने 10 घंटे इंजन को इतने लोड पर चलाया है, इतने परसेंटेज लोड पर, उसके बाद कितना फ्यूल उस टैंक में बाकी है, उसके बाद फिर हम उसको पर आवर में कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा इसका ये तरीका होता है कि हम उस डीलर से जो भी कैटरपिलर है, कमिंस है, परकिंस है, एमटीयू है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उनका जो डीलर है हमारे रीजन में, हमारे कंट्री में, हम उससे पूछें कि भाई इस मॉडल का जो इंजन है उसकी फ्यूल कंजप्शन कितनी होती है 50% लोड पर, 70% लोड पर। तो वो जो हमें बताएंगे वो सबसे जो है वो बेहतरीन तरीका होता है। तो उसके उनसे हम पूछ सकते हैं इसका। और दूसरा इसका एक तरीका ये भी होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी वेबसाइट्स पर भी उन्होंने नॉर्मली बताया हुआ होता है कि उनके जो मॉडल्स हैं, मसलन अगर हम कैटरपिलर की बात करें कि कैटरपिलर का इंजन है C18, तो C18 जो है वो 50% लोड पर कितनी कंजप्शन करता है फ्यूल की, 80% लोड पर। तो उससे फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना लोड चला रहे हैं और उसकी जो कंजप्शन है वो कितनी आ रही है। तो इसके यही तरीके हैं, इसके अलावा भी कोई हो सकता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि मैकेनिकल साइड से डीजल इंजन के 10 क्वेश्चंस को कवर करें डिटेल के साथ। तो फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन जो हमारे जनरेटर या मेन अल्टरनेटर से रिलेटेड हैं वो कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। तो डिटेल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।